गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड तो मॉर्निंग। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने बात करी थी किसके बारे में, जो इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, किन किन प्रोडक्ट्स को हम ले सकते हैं और कौन कौन से जो माइक्रोब्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए या दूसरे मेडिकल मेडिसिन के लिए। ठीक है, और घरेलू जो उत्पाद थे उनको बनाने के लिए, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन थे उसके बारे में हमने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सीवेज क्या होता है। सीवेज, ठीक है, ऐसा वेस्ट वाटर जो घरों से निकलता है। ठीक है, घरों से जो नहाने धोने का जो पानी होता है, कपड़े धोने का जो पानी होता है, ठीक है, किचन का जो वेस्ट वाटर होता है वो हो गया। साथ ही साथ दूसरा जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, हर प्रकार का जो घरों से निकलता है उसे कहते हैं सीवरेज या सीवेज कहते हैं हम। ठीक है, कई जगह वही ये भी लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल जो सोर्सेज, यहाँ लिखा भी हुआ है कॉमर्शियल सोर्सेज। ठीक है, कॉमर्शियल सोर्सेज हैं, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल का कोई प्लांट है या दूसरा कुछ है, दुकान वगैरह जो है वहां से भी निकलता है, तो वो भी हमारा वेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर होता है वहां से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम सीवेज नहीं कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से टर्म यूज करते हैं, वो हमारी कौन सी है, एफ्लुएंट। दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। एफ्लुएंट, ठीक है, सीवेज हो गया हमारा जो रेजिडेंटल जो एरिया होता है, रेजिडेंशियल जो एरिया होता है, घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है वो सीवेज होता है। मगर इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है, बाहर निकालती है फैक्ट्री वगैरह, उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, तो दोनों का ट्रीटमेंट की बात देखें, दोनों को अगर सीवेज की बात करें, सीवेज का ट्रीटमेंट होता है वो एसटीपी के अंदर होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और एफ्लुएंट का होता है ईटीपी के अंदर। ठीक है, दो अलग टर्म है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, वैसे वहां पर क्या, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोनों का अलग अलग होता है। मगर कई बार देखा गया है कई इलाकों में, पानीपत से जो आपका एरिया है, पानीपत है, सोनीपत है, तो यहाँ पर जो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं बेटा, जो अनट्रीटेड वेस्ट को सीधा एसटीपी या सिंपल सी बात है सीवरेज की जो लाइन होती है उसमें डाल दिया जाता है। तो वहां पर भी ऐसे केसेस में वहां पर क्या है, बड़े बड़े क्या है रेक्टर्स लगा रखे हैं, एसटीपी लगा रखे हैं, जहां पर दोनों का कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है। तो माइक्रोब्स का क्या रोल है इसके अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि सीवेज क्या होता है। ठीक है, वेस्ट वाटर है जो घरों से निकलता है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं सीवेज के। सबसे पहला तो हमारा क्या, ऑफेंसिव ऑर्डर, बड़ी ही बदबू आती है यहाँ से। कभी जाके देखना आप, किसी भी जो शहर से या गांव से जो नाला निकलता है गंदे पानी का, उस गंदे के पानी के पास बैठ कर देखना, तो अजीब सी बड़ी ही बेकार स्मेल आती है। हमने तो भाई खूब महसूस किया, 6 महीने तक हमने तो इसके ऊपर प्रोजेक्ट था हमारा। ठीक है, एसटीपी का, सीवरेज का ट्रीटमेंट का हम एफिशिएंसी चेक कर रहे थे। हमें तो पता है कितनी खतरनाक स्मेल आती है, खास करके हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल ज्यादा देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इसके अलावा जो सीवेज होता है इसके अंदर क्या होता है, पैथोजेंस होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं लाइक वायरस। ठीक है, वायरस इज ए पैथोजन, नॉट अ माइक्रोब। ठीक है, नॉट अ माइक्रोब, एक एजेंट है जो डिजीज कॉज करता है। बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगस के भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते क्या हो सकती है बेटा, वाटर बोर्न डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, कई बार देखा गया है खेतों के अंदर भी इस सीवेज के पानी से क्या है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, वाटर की जाती है क्रॉप के प्लांट की, तो वो भी बड़ा ही हानिकारक होता है। उसके चलते भी क्या हो सकता है, डिजीज, जो वाटर बोर्न डिजीज होती हैं वो सॉइल के थ्रू, जैसे कि अगर एस्केरिस की बात करें, ठीक है, एस्केरिस का जो क्या है वो सॉइल के थ्रू या वाटर के थ्रू क्या है, जो स्पोर्स होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर चली जाती है। तो डिजीज कॉजिंग जो जितने भी पैथोजेंस हैं आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, सीवेज और वेस्ट के, हम सिंपल सीवेज की बात करेंगे बेटा,
सीवेज के डालने से क्या होगा, जो पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, इसका लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स ऑफ वाटर आर डिप्लीटेड, घट जाता है, जिसे इसे ही कहते हैं बीओडी। ये जो घटने का जो लेवल है, ऑक्सीजन का लेवल है, ये बनाता है उस पानी को पॉल्यूटेड, और उस पॉल्यूशन को मेजर करने का जो क्राइटेरिया है, देखो पानी कितना पॉल्यूटेड है उसको मेजर करते हैं बीओडी की टर्म के अंदर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है भाई, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। बीओडी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पर हालांकि डेफिनेशन नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेगी आपको देखने को। तो बीओडी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय इन ग्राम्स रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू completely degrade the organic matter present inside the water body। ठीक है भाई, कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो वेस्ट प्रेजेंट है वाटर के अंदर, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही कहते हैं बीओडी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म भाई, इसे ध्यान रखना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक टर्म और एक्स्ट्रा पता था आपको, सीओडी होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सीओडी होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का मतलब क्या हुआ कि पानी के अंदर देखो जो वेस्ट प्रेजेंट है वो पानी के अंदर, अकेला वो बायोडिग्रेडेबल तो होगा नहीं, साथ में इसके अलावा दूसरे हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। ठीक है, इतनी सीओडी का मतलब केमिकल यानी कि कितना केमिकल लगेगा, लैब के अंदर जब निकालते हैं इसको, तो दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को भी और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, दोनों को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहलाता है सीओडी। ठीक है, इसमें दोनों ही चीजें आती है आपकी, बीओडी भी आ गई और थोड़ी बायोडिग्रेडेबल भी आ गया और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आ गया। ठीक है, तो सीओडी हमेशा ही क्या है, बीओडी से ज्यादा रहेगी, इस बात को नोट डाउन कर लेना। सीओडी हमेशा बीओडी से हमेशा ज्यादा रहती है, और जितनी ज्यादा बीओडी होगी किसी वाटर बॉडी की, उतना ही ज्यादा वो पॉल्यूटेड वाटर होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा उसका वाटर का क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा बीओडी के बारे में। बीओडी क्या होती है, सीओडी क्या होती है। अब हम बात करेंगे जो ट्रीटमेंट जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो यहाँ पर एक बात लिखी है, इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आर ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, हालांकि इसको मैं नहीं मानता इंडस्ट्रियल को, बड़ी रेयर केसेस में माना जाता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी, वेस्ट वाटर को भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। जितनी भी इंडस्ट्री होती है बेटा, उनके अंदर क्या होता है, खुद का अलग से एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और उसको ट्रीट करने के बाद, उसको साफ करने के बाद ही वो फैक्ट्री के बाहर निकालते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है हमारे देश में, बड़ा ही लचर कानून है जो उनको ऐसा करने से रोकता नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो बेसिकली बता रखा है बेटा, यहाँ पर बुक के अंदर भी दिखा रखा है, दो स्टेज बता रखी है आपकी, कौन कौन सी। एक तो हमारी है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, यहां से। दूसरी हमारी कौन सी है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, कहीं कहीं देखा जाता है कि टर्सरी ट्रीटमेंट भी देखने, टर्सरी ट्रीटमेंट भी देखने को मिलती है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली जो पानी आपका एसटीपी के अंदर आता है, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आता है, उसको फिल्टर किया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या लगी होती है, ग्रिल्स लगी होती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा जो फ्लोटिंग जो मटेरियल आता है, ठीक है, फ्लोटिंग जो मटेरियल आता है, तैरता हुआ, बड़ी बड़ी जो डेब्रिस होती है पानी के अंदर, जैसे कि जूते चप्पल हो सकते हैं, पॉलिथीन हो सकती है, उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है भाई, पहले उनको रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद इसको पानी का जो होता है, जो पानी बाकी पानी बचता है, उस पानी को एक आगे एक टैंक होता है, उसके बाद उस टैंक के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर जो आपका जैसे कि सॉइल के पार्टिकल्स है, ऐसे दूसरे हैवी पार्टिकल्स है जो पानी के साथ बह के आ रहे हैं,
उनको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि आगे चलकर ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हो गया। तो फिल्ट्रेशन के बाद यानी कि जो आपका फ्लोटिंग जो डेब्रिस है, जो फ्लोटिंग जो मटेरियल प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, उसको रिमूव करने के बाद उनको सेडिमेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, जो आपका हैवी जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के हैं, ठीक है, और दूसरा जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर क्या रहता है, पानी रह जाता है। जितने भी सॉलिड, जितनी मिट्टी वगैरह जो नीचे बैठ जाती है उसे कहते हैं हम प्राइमरी स्लज। स्लज होती है, गाद होती है ना, गाद, वो गाद वाली बात हो रही है। तो उससे तो गाद होती है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो स्लज बनती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। ठीक है, ऊपर रह जाता है आपका सुपरनेट फॉर्म के अंदर वो एफ्लुएंट जो वाटर रह जाता है आपका। ठीक है, क्लियर हुई यहां तक। इसके बाद प्राइमरी स्लज जो निकलती है यहां से, इसको कंपोस्ट बनाने के लिए भेज दिया जाता है डायरेक्टली, और या फिर इसके बाद क्या होगा, इसको हम डाइजेस्ट करते हैं इन द डाइजेस्टर। डाइजेस्टर आता है, एनारोबिक डाइजेस्टर्स आते हैं, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसको अच्छे तरीके से क्या किया जाए, डाइजेस्ट कर दिया जाए और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्लियर है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो आपका एफ्लुएंट निकला, आपका ये पानी जो बच जाता है उसको हम भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, जहां पर क्या होता है, इस वाटर को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स की मदद से इस पानी को साफ किया जाता है। ठीक है, इस पानी में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब तो वेस्ट वाटर आया, इस वेस्ट वाटर में काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, बायो डिग्रेडेबल और मैटर प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, पानी में जो मौजूद जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो फंगस वगैरह होती है, ये मिलकर क्या करती है, उसके ऊपर फीड करती है, उसको खाती है, उसको खाकर उसको पानी से रिमूव कर देती है। ये आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मेन प्रिंसिपल है। इसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह देते हैं, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक इतनी ही कहानी, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखो प्राइमरी एफ्लुएंट पास इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स। ठीक है, जो बताया मैंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है, सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर भेज दिया जाता है, और वहां पर उस टैंक के अंदर बड़े बड़े क्या है, एजिटेटर लगे होते हैं, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जिसको पंखे क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली उस पानी को लगातार मिक्स करते हैं, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। डिजॉल्व ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा बेहतर तरीके से जो माइक्रोब्स हैं अपना काम कर पाएंगे। क्लियर है बेटा। और ये जितना ज्यादा रिटेंशन टाइम वहां पर होगा, यानी कि जो रिटेंशन टाइम है, जितनी देर तक पानी वहां पर रहेगा, उतनी देर में जितना भी जो बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर था, उसको ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये इनको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिसके चलते जो बॉडी होती है एफ्लुएंट के अंदर वो घट जाती है। क्लियर है। ठीक है, सेकेंड ट्रीटमेंट मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस जो वेस्ट वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक लोड है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ये खत्म कर देंगे। ठीक है, और जिसके चलते क्या होगा, जो बीओडी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा। यहाँ तक एक बात और बताई थी मैंने आपको पहले भी, जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ज्यादा ही क्या होगा, पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा पोल्यूटेड वो वाटर होगा। ठीक है भाई। अब क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर, एक बात तो बताता हूँ बेटा यहाँ से, कि जो अब तो लगातार पानी वहां पर जा रहा है, लगातार माइक्रोब उसको ट्रीट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके चलते क्या होगा, जो माइक्रोब की जो पॉपुलेशन है उस टैंक के अंदर, एरेशन टैंक के अंदर, वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिसको समय समय पर क्या है, बाहर निकालना पड़ता है, ताकि ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है प्रॉपर चलता रहे। ठीक है, अब ये जो माइक्रोब्स को बाहर निकाला, ये फ्लॉक्स को बाहर निकाला, बाहर निकालकर इसको क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया जाता है, वहां पर इसको डाइजेस्ट किया जाता है एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, वहां से मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी वहां से जो स्लरी निकलेगी, वहां से जो वेस्ट निकलेगा, उसको एज ए मैन्योर उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बेटा देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स को जो है आपके लगातार उसको निकालते रहेंगे, ताकि उसकी जो प्रॉपर जो रेशियो है माइक्रोब्स की पानी के अंदर वो बनी रहे। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, उस वेस्ट वाटर के अंदर से देखो क्या होता है कि प्लांट दिखा रखा या नहीं दिखा रखा,
तो यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये प्राइमरी टैंक है भाई, प्राइमरी टैंक से कहाँ गया पानी, गया आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, ठीक है, जो इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से जो पानी निकलता है ट्रीट होने के बाद, उसको फिर हम उसको क्या करते हैं, इसको नदियों में, नालों में इसको डाल सकते हैं, और इसके अलावा खेतों में यूज कर सकते हैं। मगर यहां से क्या होती है, एक लाइन और निकलती है जो कि क्या होती है, स्लज की होती है, ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स की होती है। इसको माइक्रोब्स को हम भेज देते हैं डाइजेस्टर के अंदर, जहां पर एक्सेस ऑफ जो माइक्रोब्स हैं उनको डाइजेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहां से एक लाइन और निकलती है बेटा, एक पाइपलाइन और निकलती है, वो क्या करती है, जो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनको वापिस डाल देती है एरिएशन टैंक के अंदर, ठीक है। तो यहां से जो आपका पानी निकला, इस पानी के अंदर जो ये वाली पहली जो हमारी लाइन थी, इस पानी में के साथ साथ माइक्रोब्स भी बाहर आते हैं। तो इस माइक्रोब्स को क्या करते हैं, हम एक अलग से टैंक में और लेके जाते हैं। इसे कहते हैं सेटलिंग टैंक। क्या कहते हैं, सेटलिंग टैंक कहते हैं भाई, ठीक है, सेटलिंग टैंक कहते हैं। सेटलिंग टैंक के अंदर क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और क्लियर वाटर को हम बाहर भेज देते हैं। यहां से जो माइक्रोब्स आए, इनको वापस से कहां डाल दिया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये जो ट्रीटमेंट है सीवेज वाटर का वो होता है, ठीक है बेटा। अब जो स्लज को हमने भेजा था किसके अंदर बेटा, डाइजेस्टर के अंदर, वहां पर क्या होगा, उसका एनारोबिक डाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनारोबिक माइक्रोब्स की मदद से वहां पर जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट था माइक्रोब्स की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर, ठीक है। और ऑर्गेनिक एसिड को फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता बाय द मिथेनोजेंस इनटू द मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट था उसको हम क्या करेंगे, निकलेगा आपका डाइजेस्ट वेस्ट निकलेगा, उसको मैन्योर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है। जो हमारा जो MOEF है, यानी कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने सबसे स्टार्टिंग काफी साल पहले गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को स्टार्ट किया था, ताकि हमारी जो मेजर जो रिवर है गंगा और यमुना, इसको पॉल्यूटेड होने से बचाया जा सके। हालांकि आज तक वो कंप्लीटली चीजें हो नहीं पाई हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार पैसा खाती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लगाती नहीं है, जिसके चलते ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक जो आज का वो है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में माइक्रोब्स को यूज कैसे करें, बायोगैस प्रोडक्शन में हम माइक्रोब्स का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोगैस एक्चुअली है क्या, बायोगैस इज ए गैसियस फ्यूल विच इज obtained बाय द एनोरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ठीक है, लाइक कैटल डंग है, वेस्ट है, यूरिन है, फेसिस है। इन वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, एनोरोबिक फर्मेंटेशन करके इससे हम बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। और बायोगैस के साथ साथ जो हमारा जो डाइजेस्टेड जो वेस्ट आएगा, वो बड़ा ही एक यूजफुल मैन्योर है, यूजफुल क्या है, कंपोस्ट है, जिसको खेतों में उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो कंपोजिशन जो बायोगैस की क्या होती है। मेजर जो कंपोनेंट होता है बायोगैस का बेटा, वो क्या होता है, मीथेन होता है। और लगभग ये यहां दिखा रखी है रेशियो 50 to 60%, कहीं कहीं पर आपको दिखा रखे होगी 60%, ठीक है, दोनों ही ठीक आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो कितनी होती है, 25 to 35% होती है। इसके अलावा मेन तो आपकी दो गैसेज वहां पर देखने को मिलती है आपको, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ट्रेसिस में बाकी दूसरी गैसेज आपको देखने को मिलेंगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो गैसेज है आपको एक ट्रेसिस में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आती है बात कहानी सी है हमारे यहाँ पर कि जो रूरल जो एरियाज होते हैं हमारे गांव में, बेसिकली यहाँ पर क्या होते हैं, जो एनिमल डंग जो होता है उसको हम यूज करते हैं डंग केक्स बनाने के लिए, ठीक है, गोसा होता है, ठेकुली होता है, देसी भाषा में बात करें तो इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ठीक है, बना के इसको एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, जिसके चलते इस जो एनिमल जो डंग होता है, इससे जो वैल्यूएबल जो फर्टिलाइजर जो हम कंपोस्ट बना सकते हैं, वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक कंपेरेटिव दिखा रखा है आपको, अगर कंपेरिजन दिखा रखा है डंग केक्स को और बायोगैस को यूज करने के क्या बेनिफिट है, क्या इनके बीच में क्या कंपेरिजन है। तो 50 kg ऑफ फ्रेश बफेलो डंग लेते हैं, तो उसमें से कन्वेंशनल यूज करते हैं डंग केक्स के द्वारा, तो 50 kg से 10 kg क्या बनेंगे, डंग केक बनेंगे। उसको अंदर से हमें 30,000 किलो कैलोरी ग्रोथ एनर्जी में मिलेगी।
और चूल्हे के अंदर जलाएंगे तो 10% एफिशिएंसी में क्या है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसकी सिर्फ 10% एफिशिएंसी में देखने को मिलेगी। और इससे जो एनर्जी निकलती है कितनी निकलती है भाई, यूजफुल एनर्जी हमारी कितनी होगी 3000 किलो कैलोरी, और प्लस एयर पोल्यूशन। अगर बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं तो 50 केजी बफेलो के डंग से 2 क्यूबिक मीटर बायोगैस हमें निकल बनती है, जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हमारी 9000 किलो कैलोरी है जो एनर्जी निकलती है इससे। और ये 30% एफिशिएंसी इन बर्नर्स, जो जहां पर गैस बर्नर होते हैं तो 30% एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। इंटरनल एफिशिएंसी ये ज्यादा है भाई, यहाँ पर 10% की है पर 30% है। अब लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है, यूजफुल जो एनर्जी हमारी कितने 2700 किलो कैलोरी, मगर यहाँ पर 3000 थी, 300 कम आ रही है। मगर फायदा क्या हुआ, यहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं में होगा इससे। और जो कंपोस्ट जिससे जो स्लरी निकलती है वो एज ए फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। तो ये फायदा है हमारा बायोगैस प्रोडक्शन का। अब आती है बायोगैस प्लांट क्या होता है। बायोगैस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, कंक्रीट का प्लांट होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनिमल डंग को स्लरी बनाकर डाल के बायोगैस का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं बायोगैस प्लांट। ठीक है, जो कि 10 से 15 फीट गहरा भी हो सकता है, होता है। जनरली इसको हम क्या है, प्लास्टिक टैंक्स के अंदर, कंक्रीट टैंक्स के अंदर, जमीन के ऊपर भी हम बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें होता क्या बेसिकली, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो आपको दिखा रखा है ये फ्लोटिंग टाइप दिखा रखा है। कैसे दिखा रखा है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ है बायोगैस प्लांट। ठीक है, एक होता है आपका फिक्स्ड डोम टाइप, ये फ्लोटिंग डोम टाइप है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेन आपका इनलेट वाला आपका हिस्सा होगा जहां पर डंग और वाटर का मिक्सचर तैयार किया जाता है, स्लरी तैयार की जाती है। और इनलेट पाइप के थ्रू जो अंडरग्राउंड टैंक आपका है, मेन जो डाइजेस्टर, ये आपका डाइजेस्टर है, मेन डाइजेस्टर होता है आपका एक। ठीक है, और उसके बाद आउटलेट, यहां से जो स्लरी निकलेगी आफ्टर डाइजेशन, उसके लिए हमारा एक अलग टैंक होता है, स्लज कलेक्टर। ठीक है, 12 वाला स्लज कलेक्टर होता है। ठीक है, स्लरी कलेक्टर होता है। और ऊपर आपको दिखा रखा है गैस होल्डर, ये आपका गैस होल्डर है। और गैस होल्डर के ऊपर आपके ऊपर क्या लगी हुई है, आउटलेट पाइप लगी हुई है। क्या लगी हुई है, आउटलेट पाइप लगी हुई है, जिसके द्वारा क्या है, गैस आपकी इससे बायोगैस प्लांट से बाहर आ जाती है। ये आपका टोटल क्या है, आउटलाइन है किसका, बायोगैस प्लांट का। ठीक है भाई, तो यहां पर देखो ये जो ऊपर वाला जो आपका गैस होल्डर बना रखा है आपका, ये आपका फ्लोटिंग होता है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का बना होता है, आयरन की शीट्स का बना होता है। और ये जैसे जैसे गैस बनेगी ऊपर की तरफ उठता है, जैसे गैस कंज्यूम हो जाएगी वापस नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, मगर फिक्स डोम टाइप में ऐसा नहीं होता। तो इसकी वर्किंग की बात करें, वर्किंग में क्या होता है, एनिमल डंग है कि एनिमल डंग जो होता है, काऊ डंग है, ठीक है, या बफेलो डंग, कुछ भी डंग आपका है, एनिमल वेस्ट है, उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है इस इनलेट चैम्बर के अंदर, स्लरी चैम्बर के अंदर। और मिक्स करने के बाद जब ये इस इनलेट पाइप के थ्रू डाइजेस्टर के अंदर जाता है, यहाँ पर जाकर होता है एनारोबिक डाइजेशन। क्या होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, क्या क्या होती है, सोलुबलाइजेशन होता है सबसे पहले, सोलुबलाइजेशन होगा। ठीक है, सोलुबलाइजेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ, वो टाइम होने वाला है। सोलुबलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एसिटो, क्या होगा, एसिटो एसिडोजिनेसिस, एसिटोजिनेसिस, लास्ट आपका है मिथेनोजिनेसिस। ये 3 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सोलुबलाइजेशन में क्या था, सबसे पहले बेटा सोलुबलाइजेशन में जो आपका कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो सेलुलोज वगैरह होता है, ठीक है, इसको सिंपलर कंपोनेंट में तोड़ा जाता है पहले स्टेप के अंदर, सोलुबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका एनोरोबिक ब्रेकडाउन होगा, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होगा इनटू द सिंपलर एंड सॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास। Clostridium and Pseudomonas are the main microbes which are involved in the solubilization process. ठीक है, सेकंड हमारा क्या होगा, एसिडोजेनेसिस, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन। जो सोल्यूबल आपका मोनोमर जो बने हमारे आफ्टर सोल्यूबलाइजेशन, यहां से क्या होगा, उनको माइक्रोब्स क्या करेंगे, एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर, एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो इन्वॉल्व बैक्टीरिया होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, एसिटोविब्रियो, उसको लिख लेना भाई, यहां लिखा नहीं हो कहीं भी, एसिटोविब्रियो होता है। और होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, इसमें क्लोस्ट्रीडियम था हमारा भाई।
ठीक है, इसमें हमारा कौन क्लोस्ट्रीडियम था, और यहाँ पर कौन था हमारा एसिटो विब्रियो और प्रोपियोनी बैक्टीरियम, वहां पर हमारा क्लोस्ट्रीडियम एंड स्यूडोमोनास था। अब इसके बाद एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, इस एसिड से आपके मिथेनोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन जो होते हैं, उसको इस एसिड को मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं भाई? मीथेन गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टर है, मिथेनोकोकस है, ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर, उस एसिड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? मीथेन के अंदर। ये तो होगी हमारी वर्किंग की बात, ठीक है। आफ्टर कन्वर्सन और आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा, वहां से जो डाइजेस्टेड जो स्लज होती है आपकी आउटलेट चैम्बर के अंदर आ जाती है, आपके आउटलेट के थ्रू, आउटलेट पाइप के थ्रू आउटलेट चैम्बर में आ जाती है। यहां से इसको निकाल कर हम उसको बाहर सुखा देते हैं और उसको हम एज ए मैन्योर, एज ए कंपोस्ट उसको हम यूज करते हैं हमारे खेतों में। ठीक है, अब आती है भाई ये जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस प्रोडक्शन की, ये डेवलप किसके द्वारा की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बायोगैस जो प्लांट थे, दे आर डेवलप्ड बाय द इन इंडिया मेनली बाय द IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये फुल फॉर्म याद रखना, KVIC की, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा और IARI का, दोनों ने मिलकर क्या किया था? बायोगैस प्लांट को क्या किया था? डेवलप किया था। ठीक है भाई, तो बाकी जो बातें यहाँ लिखी है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। होता क्या है, देखिए फैकल्टेटिव जो एनारोबिक जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिग्रेड करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को इनटू सिंपल मोनोमर्स बाय एंजाइमेटिक एक्शन, जैसे कि सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, इनको मोनोमर में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहला स्टेप हमारा ये सोलुबलाइजेशन। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो मोनोमर हमारे बने थे दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय माइक्रोबियल एक्शन। सेकंड स्टेप हो गया हमारा कौन सा? एसिडोजेनेसिस। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा कौन सा हो गया? मिथेनोजेनेसिस, जिससे क्या है इसको मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है भाई बायोगैस प्लांट की? बायोगैस प्लांट क्या है, जो बायोगैस जो होती है इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं और एक मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेस पोल्यूटेड करती है, पोल्यूशन कम से कम करती है। ठीक है, इस बायोगैस को हम काफी सारे पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू कुकिंग। कुकिंग के अलावा जो हम गाय भैंसों के लिए जो हम जो क्या कहते हैं बखर वगैरह टेकते हैं ना, लोकल भाषा में कहे हैं तो ऑयल के एक्स वगैरह डाले जाते हैं, उसको प्रिपेयर करने, उसको तैयार करने में यूज कर सकते हैं, घरों को गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो काफी सारे पर्पज हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है यानी कि स्लरी बाहर आती है उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये खुले में गोबर वगैरह फेंकते हैं तो इस प्रकार से फेंकने से जो पैथोजेंस होते हैं जो बीमारी कर सकते हैं तो इनसे भी बचा जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, खुले में जो पानी डाला जाता है, जो वेस्ट डाला जाता है खेतों के अंदर, फील्ड के अंदर, उसके द्वारा भी क्या होती है डिजीज फैलने का खतरा बढ़ता है, इससे भी बचा जा सकता है। सबसे बड़ी बात उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बायोगैस की कितनी होती है? 23 से 28 मिलियन जूल पर क्यूबिक मीटर ऑफ गैस प्रोड्यूस, पर क्यूबिक मीटर ऑफ गैस प्रोड्यूस जब होती है उससे 23 से 28 मिलियन जूल्स के हमें एनर्जी हमें क्या है मिलती है। ठीक है भाई, ये तो बात है हमारे किसके बारे में? बायोगैस प्लांट के बारे में। अब आती है इसमें जो फैक्टर कौन कौन से हमारे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर क्या है बायोगैस का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है बेटा वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर। एक तो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अगर ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो उस दौरान भी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, अधिक तापमान पर भी जो एंजाइम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया उसका काम नहीं कर पाता, इसलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है बड़ा ही एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिसके दौरान एक जो एफिशिएंसी होती है बायोगैस प्लांट की काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है काइंड ऑफ वेस्ट, भाई किस प्रकार का जो वेस्ट होता है जो प्रेजेंट होता है इस एनिमल स्लरी के अंदर, जो एनिमल का जो स्लरी होती है एनिमल वेस्ट के अंदर किस प्रकार का वेस्ट है। कई बार ऐसा वेस्ट डाल दिया जाता है जो क्या है बायोगैस के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। ठीक, काइंड ऑफ वेस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, दीज आर द टू। और तीसरा हमारा हो सकता है कि रिटेंशन टाइम, भाई डाइजेस्टर के अंदर कितने समय के लिए उसको डाला जाता है, किसको? उस वेस्ट को।
ज्यादा समय तक वेस्ट को रखा जाएगा डाइजेस्टर के अंदर, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है बायोगैस प्लांट की मीथेन बनाने की, वो घट जाती है। ठीक है, वो घट जाती है। तो दोस्तों दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑन विच द एफिशिएंसी ऑफ बायोगैस प्लांट डिपेंड्स, जिनके ऊपर क्या है, बायोगैस प्लांट की एफिशिएंसी डिपेंड करती है।